हेलो। चलिए देखिए, नया चैप्टर चालू करें, तो इसी चैप्टर में आगे बढ़ाएं। देखिए उसी में बता देते हैं। हम बता रहे थे, देखिए एक क्वेश्चन था हम लोग के कि 2x प्लस 3y माइनस 60 बराबर 0 0 5 इंटू स्लोप ज्ञात करें, ढाल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? ढाल। इसका ढाल निकालने के लिए बताए थे किस तरह से ढाल निकलेगा। इसका समीकरण बताए थे कि इसको हल जब करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तब बताए कि 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा? 8। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए यहां से 3y बराबर 8 माइनस क्या होगा जी? 8 माइनस 2x। ठीक है, तो y बराबर 8/3 और 2x बटा क्या होगा? 3। हम बताए थे कि जब भी स्लोप निकालना होगा तो x के जो कोफिशिएंट होगा, x के जो कोफिशिएंट होगा, क्या बोले थे? x का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा जी? ढाल होगा, यानी कि स्लोप होगा। और स्लोप के में आंसर कितना होगा जी? जो गुणांक है इसका स्लोप होगा -2/3। यही का हो जाएगा आंसर, यही का जाएगा आंसर। अगर मान लो तुमको अगर इसको तेजी में बिना बनाते हुए भी हमको तेजी में हल करना होगा, इसका सलूशन तुरंत निकालना होगा, तो उसका भी नियम बताते हैं तुमको। देखिए एक मेरा ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक के अनुसार बना दीजिएगा। बहुत सारा तेजी में बनाएंगे, बहुत तेजी में बनाएंगे। ट्रिक जान जाइए। देखिए इस तरह से ये लॉन्ग मेथड हो गया। लॉन्ग मेथड से निकालने के लिए विधि हो गया ये। अब हो गया हमको कि ठीक है सर लॉन्ग मेथड तो हो गया, लेकिन इसको शॉर्ट मेथड किस तरह से बनाएंगे? तो दोनों मेथड बनाएंगे हम, मैथ के नहीं तो कैलकुलेशन एगो नहीं, जो कहेगा जिस तरह से मेरा विधि होगा 2 से 3 विधि बनाएंगे इसको, एक ही विधि नहीं। जैसे मेरा दूसरा विधि देखो, दूसरा विधि किस तरह से बनता है। जैसे मान लो इसको निकालना होगा तो ट्रिक याद रखना, माइनस लगा देना और लिखना है यहाँ पर x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और बटा y का कोफिशिएंट। याद रही कि ना याद रही? अरे याद रही कि ना याद रही? याद रही तो याद रही तो याद रखिए। x का कोफिशिएंट भैया बताओ तो x का कोफिशिएंट कितना बा? -2। अब बाटा y के कोफिशिएंट कितना है जी? 3। बताओ तो स्लोप निकला कि नहीं निकला? निकल गया। दोनों का आंसर समझ में आया? ये विधि और दोनों विधि समझ लो किस तरह से निकल रहा है। अब तुमको देते हैं बनाने के लिए, घर से बना कर लाना। तू सब एक क्वेश्चन देते हैं, अब समझ में आएगा ना? अब बनाने के लिए देते हैं और तुम लोग बताना, और ऑनलाइन वाला बताना, कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर। ऑनलाइन वाला कमेंट में बताएगा इसका आंसर जो क्वेश्चन दे रहे हैं, और ऑफलाइन वाला तू सब घरे से जाके इसको होमवर्क कल बना कर लाना होगा। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन जो देते हैं, समझिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रहे हैं 5x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, तो ढाल बराबर वाट स्लोप बताए। तो ऑनलाइन वाला जितना स्टूडेंट है वो क्या बताएगा? कमेंट में बताएगा। इसका आंसर कमेंट में बताओ, इसका स्लोप ढाल क्या होगा, और तुम लोग HW में बना कर लाना। ठीक है, अब अगला नियम जानते हैं, नियम अगला जानते हैं। देखिए जी, रूल नंबर 2। मान लीजिए एक क्वेश्चन बताते हैं कि मान लीजिए m के मान दे दिया -2/3, और कोई पॉइंट हो गया, कोई पॉइंट दे देगा, तुमको बोल दिया कि 2 और 3 से पासेस कर रहा है, तो कह रहा है तो फाइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन, या
स्ट्रेट लाइन या कह सकते हैं सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट दे दिया, बोल दे कि स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा का समीकरण बताए, इक्वेशन बताना होगा। कोई पॉइंट दे दिए और इक्वेशन बताना है। एक नियम है, वो कंसेप्ट मेरा मजबूत कर लेना। एक कंसेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को, कंसेप्ट ध्यान से समझना। अगर m के मान निगेटिव होगा, m के मान निगेटिव होगा, याद रखना, m के मान निगेटिव होगा तो स्लोप बढ़ाते समय इसका याद रखना पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। अगर स्लोप के मान पॉजिटिव होगा तो इसका इक्वेशन हमेशा याद रखना, इक्वेशन हमेशा का होगा माइनस में होगा। यदि तुम्हारा स्लोप माइनस में निगेटिव में होगा तो तुम्हारा इक्वेशन पॉजिटिव में आना चाहिए। अगर तुम्हारा स्लोप माइनस में होगा तो इक्वेशन तुम्हारा कहाँ में आना चाहिए जी? पॉजिटिव में आना चाहिए। ओहो, पॉजिटिव में हो तो निगेटिव में आना चाहिए। कोई दिक्कत नानू? ध्यान से समझ बोर्डवा पर देखा है दे। अब उड़ावे जाए नो, क्वेश्चन के गर्दा उड़ा देवल जाऊ। किस तरह से बनी, अब समीकरण के अनुसार देखल जाऊ बनी कैसे। बताओ हो, स्लोप के मान माइनस में दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो x में कितना से गुना करेंगे? 2 से। कितना से? 2 से। माइनस है तो क्या लेंगे जी? प्लस। 3 में कितना से गुना करेंगे? y से। माइनस है तो क्या लेंगे? प्लस। बताओ जी इक्वेशन, x में कितना से गुना करना है? 2 दूनी 4 और 3 में कितना से गुना करना है? 9। ठीक है, बराबर का होगा 0। हम लोग का फाइनल इक्वेशन आएगा 2x प्लस 3y और 9 4 13 बराबर 0। यही मेरा इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन का समीकरण। कोई दिक्कत? कोई पॉइंट स्लोप दे देगा, कोई पॉइंट दे देगा। देखो हम स्लोप के समीकरण किस तरह से निकालना वो भी बता देते हैं। स्लोप निकलेगा कैसे, देखिए। मैथवा का हल्का में मत बुझा, ध्यान से समझते रहे। बड़ा से नजर नहीं रखे के, एने रखबा, एने मुड़ी करबा, एने करबा, दिमाग से बिछिल जाए, 2 मिनट में बिछिल जाए। चलो ध्यान से बोर्ड पर नजर रखा कि किस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला हम बताते हैं कि स्लोप का समीकरण किस तरह से। मान लीजिए पहले स्ट्रेट लाइन के समीकरण देखो। स्लोप का स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए कोई 2 बिंदु होगा, कोई स्ट्रेट लाइन देगा और स्ट्रेट लाइन माने कोई बिंदु देगा। मान लो यहाँ पर बिंदु दे दिए 2 और 3, और चाहे एक काम करो ना, यहाँ पर x1 और y1, यहाँ मानेंगे x2 और y2। कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट दे दिए और दोनों पॉइंट के बीच कहे कि इसका स्लोप बताओ भैया। स्लोप का मतलब ढाल क्या होगा? तो इसका ढाल निकालने के लिए स्लोप का समीकरण होगा, हम निकाल देंगे। कहिएगा तो पूरा विस्तार से इसका निकाल देंगे इक्वेशन, लेकिन हमको याद रखना है खाली सूत्र, उतना नहीं जानना है। स्लोप m बराबर सूत्र याद रखना। क्या होगा सूत्र जी? तो डेल y बटा डेल x, डेल y बटा डेल x, डेल y बटा डेल x। डेल y के मतलब होता है कि y में परिवर्तन और x में परिवर्तन। अब y में परिवर्तन होगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो फाइनली m बराबर हो गई y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब क्या करेंगे? इसका BYCM करेंगे, और जब BYCM करेंगे तो गुना होगा m इंटू x2 माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1। भैया ये स्ट्रेट लाइन के समीकरण है, स्ट्रेट लाइन के समीकरण यही है, स्ट्रेट लाइन के समीकरण यही है। स्लोप का समीकरण स्ट्रेट लाइन के समीकरण। कोई भी अगर क्वेश्चन, मान लीजिए 2 पॉइंट दे दिए, क्वेश्चन दे दिए, तुम लोग को देते हैं घर से बनाने के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। देखो यहाँ पर दे देते हैं 3 और 5, 6 और 9, बना के लाना इसको। स्लोप इसका कार्य निकालना है जी, स्लोप निकालना है। और साथ ही साथ स्लोप निकालने के साथ ही साथ इक्वेशन भी निकालना है। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का निकालना है जी, इक्वेशन भी निकालना है। ऑनलाइन जो देख रहा है मेरे वीडियो को, ऑनलाइन जरूर कमेंट पे बताना इसका आंसर। ठीक है।
और बाकी सब ऑफलाइन। ठीक है, चैप्टर इतना ही रखते हैं इसको। और अगला हम चलते हैं चैप्टर इसको। अब देखिए इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, जितना पढ़ाना आता है पीछे भी बता चुके हैं। और अब हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, कैलकुलस। क्या चाहिए? नया चैप्टर कौन चालू करेंगे? कैलकुलस। तो देखिए कैलकुलस के थोड़ा सा पॉइंट्स हल्का बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 11 क्लास में जो कैलकुलस पढ़ना है तो याद रखना, वही कैलकुलस थोड़ा हल्का ज्ञान होना चाहिए 12 क्लास में बनाने के लिए। जब तक कैलकुलस का ज्ञान नहीं होगा तब तक 12th में नहीं बनेगा। तो देखिए जब हम लोग बताएंगे क्लास 12th वाला, जब बताएंगे क्लास 12th में जो कैलकुलस है, क्या चाहिए? कैलकुलस की हिंदी होता है कलन शास्त्र। कलन शास्त्र क्या होता है जी? कैलकुलस की हिंदी क्या होता है? कलन शास्त्र। हम लोग मैथ में जानेंगे कैलकुलस में मतलब होता है कलन शास्त्र। अब बात होता है कि कलन शास्त्र किसे कहते हैं जी? कलन शास्त्र किसे कहते हैं? कोई बताएगा कलन शास्त्र किसे कहते हैं? कैलकुलस क्या होता है? बताओ कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस क्या होता है? नहीं मालूम है? समझिए, देखिए कैलकुलस के पहले सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन के बाद हम लोग एकदम बेसिक लेवल से उठा कर लेके चलेंगे कैलकुलस। याद रखना, जो मेरा कैलकुलस का कंसेप्ट केवल मजबूत कर लेगा। कैलकुलस के खाली कंसेप्ट, अगर एक भी मैथ अगर फंस गया तब हमसे बताना। एक भी कंसेप्ट, देखिए 100% पे 100% के तहत जिम्मेदारी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 100% में 70 से 80% परसेंटेज तक तुम्हारा मैथ मेरा कॉन्सेप्ट से ही खत्म हो जाएगा। जो मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेगा तब पक्का है कि मेरा 70 से 75%, लास्ट में 80% तो तुम्हारा मैथ क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा कॉन्सेप्ट के माध्यम से। और कुछ ऐसा मैथ होगा जिसको बनाने के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस मैथ में। जैसे मान लो कि कोई मैथ बना रहे हैं, हम बोले कि 80% तुम्हारा मेरा कॉन्सेप्ट से मैथ बन जाएगा, 20% ऐसा मैथ होगा जो कॉन्सेप्ट पर भी आधारित नहीं होगा। वो क्या करेगा? कुछ घुमाओ फिराओ करेगा। इस 20% मैथ को बनाने के लिए देखिए 80% सभी लड़का ये सब बनाएगा, लेकिन 20% में वैसा क्वेश्चन होता है जो किसी से बनता नहीं है। उसको बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही वो मजबूत होगा। कहा जाता है कि कोई भी थ्योरी अगर बता देगा सारा के सारा 100% मैथ थ्योरी से कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव नहीं बन जाएगा। जो कह रहे हैं तो बताइए हमसे, नहीं बनता है। बनेगा कब? कुछ ऐसा होता है ऑब्जेक्टिव जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट पर आधारित नहीं होगा। वो क्या होता है? उसको कुछ रटना पड़ता है या उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। किस तरह से क्वेश्चन होता है, किस तरह से घुमा कर दे रहा है। तो प्रैक्टिस सबसे बड़ा है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पर ध्यान देना होगा। देखिए ये कैलकुलस इज ए सिस्टम which one can easily solve the most complex problem. Calculus is a system which one can easily solve the most complex problem. का प्रॉब्लम हो? का सी प्रॉब्लम रही फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, ईटीसी, साइकोलॉजी, होम साइंस, यानी कि कैलकुलस के अंतर्गत इस सब का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। कैलकुलस इज ए सिस्टम विच वन कैन इजीली सॉल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जितना भी ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है किसके अंतर्गत? कैलकुलस के अंतर्गत। देखिए कैलकुलस एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा
सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत मैथ भी यानी हर एक चीज में यूज होता है कैलकुलस का। ठीक है, हम लोग कैलकुलस हम केवल मैथ में हम लोग पढ़ते हैं 12 क्लास में, लेकिन कैलकुलस हम लोग को जब फिजिक्स पढ़ेंगे उस फिजिक्स में भी कैलकुलस का अध्ययन करना पड़ेगा। अब कहेगा फिजिक्स में कहां से है जी कैलकुलस, ये तो मैथ के पार्ट है, फिजिक्स में कहां से आ गया? आएगा भैया आएगा, कोई भी अगर फिजिक्स में नहीं आएगा, आएगा कैसे नहीं आएगा जी? देखिए हम बताते हैं फिजिक्स में कहां आएगा। जैसे v बराबर सूत्र होता है यूटी जो हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर यू जोड़ ए टी होता है, v बराबर यू जोड़ ए टी होता है, या v स्क्वायर बराबर सूत्र होता है यू स्क्वायर प्लस 2s। भैया ये इक्वेशन निकालना होगा ना, 9th क्लास में अलग तरह से इसकी इक्वेशन को निकालेंगे, लेकिन 12th में हम इस तरह से नहीं निकालेंगे। 11th में, इसके 11th में निकालने के लिए हमको कैलकुलस का अध्ययन करना पड़ेगा, कैलकुलस के आधार पर ही बढ़ेगा, कैलकुलस के आधार पर ही बनेगा ये समीकरण निकलेगा। अब बताओ तुमको कैलकुलस अगर मजबूत नहीं रहेगा तो बताओ 11th में दे दिया है, इसको निकालने के लिए डिफरेंशिएशन पे ही निकलेगा। अब तुमको कैलकुलस मजबूत नहीं रहेगा तो कहां से निकलेगा? समझ में भी नहीं करेगा, हवा नहीं लगेगा भैया, नाच के गिर जाइएगा आप, नाच के गिर जाइएगा। इसको समझने के लिए क्या चाहिए? कैलकुलस। अब कैलकुलस इसीलिए बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए कि समझिएगा ना, जब तक बनेगा नहीं तो कैलकुलस के डिफरेंशियल समझ में आ गया। तो देखिए कैलकुलस के अंतर्गत हम बताते हैं आईलेट, आईलेट कैलकुलस के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं जी? आईलेट। आईलेट के मतलब क्या होता है जी? इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद इस सब के बारे में कैलकुलस के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। कुछ इसका फॉर्मूला बता रहे, फॉर्मूला पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला याद रखना, दिमाग पर याद करवा देंगे फॉर्मूला, याद नहीं होगा तो इससे नहीं याद होगा जी। हमारा होते हुए कैलकुलस क्यों नहीं मजबूत होगा? होगा कैलकुलस का याद रखना, डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन का सूत्र जो होगा ना मेंडवा में बिठा देंगे, समझ में आया? देखिए सूत्र थोड़ा सा हम लोग सूत्र जाने से पहले लॉगरिथमिक सूत्र जानेंगे। लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जानेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। ठीक है, आइए भैया लॉग में देखिए, लॉग ए के पावर बी, लॉग ए के पावर बी यह होता है बेस भैया। क्या होता है? बेस होता है भैया जी, क्या होता है? बेस। और इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। याद रखना लॉग ए के पावर का है जी बी। याद रखना जो बेस होगा इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए और पावर के भी मान 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना। 0 के बराबर नहीं होगा जी बेस के मान, दिमाग में बेटा। इसके आधार पर कुछ सूत्र जानेंगे हम लोग, जैसे लॉग एम के पावर एन, सूत्र होता है एन लॉग एन। और मान लो सूत्र होता है कि लॉग एम गुना एन। भैया गुना में रही तो क्या कह दो ओकरा के? गुना में रही ओकरा के पटक के जोड़ में बना देवे के बाद, का में बना देवे के बाद जोड़ में, तो लॉग एम प्लस लॉग एन होना चाहिए। आवो हो बोर्ड पर हेने ध्यान दो, लॉग एम बाटा एन रही तो क्या करम? अरे बाटा में रही तो ओकरा के बराबर को यानी कि माइनस में कर देवे के बाद कि लॉग ए माइनस लॉग एन, लॉग ए माइनस लॉग एन। याद रखिए लॉग 10 के मान 1 होता है, लॉग 1 के मान 0 होगा। और नियम बताते हैं सूत्र जी, यदि लॉग ए के पावर बी होगा, इसको अगर बेस चेंज करना होगा तुमको तो 1 बटा लॉग बी के पावर ए हो जाएगा। भैया देखो लॉग ए के पावर बी था, अगर तुमको बेस चेंज करना होगा, कह रहा है कि भैया तू एक काम कर, तू हवा में मत रह, नीचे आओ, हम नीचे आइबे तो एक काम कर, नीचे आइबे तो हम बेस क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो लॉग बी के पावर क्या हो जाएगा? ए होगा, लॉग बी के पावर ए हो जाएगा। आवा हो एने आवा, एने आवा, हेने आवा, हेने हेने। भैया एक और जानिए, अगर लॉग ए के पावर बी होगा,
लॉग बी के पावर सी होगा लॉग सी के, बस करो बस करो बस करो बस करो, ज्यादा ना ज्यादा ना ज्यादा ना। बता इसका सूत्र का हूँ, लॉग ए के पावर बी गुना लॉग बी के पावर सी गुना लॉग सी के पावर बी गुना लॉग बी के पावर ई, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। अरे कितना बढ़ा देंगे जी, इसका आंसर पहले बताओ ना क्या होगा। अरे क्या होगा आंसर, लॉग ए के पावर बी गुना लॉग ए के बी के पावर सी, क्या होगा का ए के पावर बी की पावर है से हाई होगा। अब घसोला बात है, क्या करेंगे इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका सूत्र देखिए, बेस जो पावर था उस देखिए बेस बन गया जी, पावर था जो क्या बन गया, बेस बन गया। तो इसका आंसर होगा लॉग ए के पावर सी, हाँ ए के पावर सी, ये आंसर हुई, ये आंसर हुई। मान लेता है वो क्वेश्चन देता है, मान लो एग्जाम्पल देता नहीं, एग्जाम्पल देता नहीं, लॉग 2 के पावर 3 गुना लॉग 3 के पावर 2, आंसर जल्दी बताओ का होई। अरे का होई, का होई, जल्दी देखो, पावर था का बन गया जी बेस, जब पावर बेस बन जाए तो इसका आंसर क्या होगा, लॉग 2 के पावर 2 है, जब बेस के पावर बेस होगा इसका मान क्या होगा जी, एक का एक। नहीं बताया है, नियम बता देते हैं, लॉग ई के पावर ही होगा उसका मान 1 के बराबर होगा, लॉग ई के पावर ही होगा उसका मान 1 के बराबर होगा। बस इतना रहने देते हैं, सॉल्व।